हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो मेंस के अंदर अब हमारा जो रेक्टेंगुलर बीम है वो टॉपिक हो चुका है कवर। दोनों तरह के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, जिसके अंदर साइज दिया होता है, जिसके अंदर साइज नहीं दिया होता। दोनों तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने। नेक्स्ट जो आपका बीम का टाइप आता है वो आता है टी बीम। तो टी बीम के भी आपके क्वेश्चन जो है उसी तरह से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टी बीम का क्या बनता है। डिजाइन ए टी बीम फॉर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स विद रेफरेंस टू द डेटा एज स्टेटेड बिलो बाय WSM। तो आपको WSM से डिजाइन करना है भाई। क्लियर स्पैन ऑफ टी बीम 10 मीटर दिया हुआ है, स्पेसिंग दी हुई है आपको 2.5 मीटर की और लाइव लोड दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ स्लैब इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है। मटेरियल जो यूज किए हैं M20 कॉन्क्रीट और Fe415 स्टील यूज किया हुआ है हमारा। इफेक्टिव स्पैन जो दिया हुआ है बीम का 10.5 दिया हुआ है और विड्थ जो है हमारी रिब की, रिब मतलब वेब जो हमारा पोर्शन है, तो उसकी 300 mm हमें विड्थ दे रखी है। काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। तो एक चीज का हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि जो बीम है हमारा वो किस टाइप का है। स्लैब प्लस बीम टाइप है, आइसोलेटेड बीम है, या किस तरह का टाइप का आपका बीम है जो टी बीम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर आपका जो बीम है यूज किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लैब प्लस बीम टाइप का है। और यहां से भी आप समझ सकते हो थिकनेस ऑफ स्लैब आपको दी हुई है, तो इसका मतलब स्लैब प्लस बीम टाइप ही आपका बीम है। अदरवाइज आपको मेंशन्ड होता है जनरली कि आइसोलेटेड बीम है आपका, या कोई दूसरी ऐसी हिंट दी होती कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बीम टाइप क्या है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या रहता है, ठीक है, वो देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। वैल्यूज लिखेंगे सबसे पहले। तो अब थोड़ा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि भाई इसने हमें बोला क्या है। डिजाइन करना है हमें टी बीम। डिजाइन का मतलब क्या होता है, कंक्रीट बताना है कि कितना यूज होगा और स्टील बताना है हमें कितना यूज होगा। कंक्रीट कैसे बताते हैं हम, बीम का साइज बता के, और जो स्टील है हमारा, स्टील कैसे बताते हैं, उसका एरिया बताकर। ये दोनों चीज अगर मैं बता देता हूं तो डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों चीजों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। बीम का साइज मतलब डेप्थ मुझे बतानी है, बीम की इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारी वो कितनी रखनी है मुझे। स्लैब की तो थिकनेस हमें ऑलरेडी बताई हुई है यहाँ पर ठीक है। तो बचा क्या, डेप्थ। तो डेप्थ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और दूसरी एरिया ऑफ स्टील। अब डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे, जब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो डिजाइन करना है, खुद मैं डिजाइन कर रहा हूं, मुझे कोई चीज वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोली गई। मैं डिजाइन जब करता हूं तो डिजाइन का हमारा एक पैटर्न रहता है, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं टी बीम के अंदर। वो रिकमेंडेशन जब हम डिजाइन करेंगे तो वो लिखेंगे भी सही यहाँ पर, ठीक है। तो उनको फॉलो करते हुए ही डिजाइन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चलो एक एक स्टेप से। सबसे पहले तो हमें इफेक्टिव विड्थ निकालनी पड़ेगी फ्लेंज की। उसके बाद मुझे फिर लोड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मैं मूवमेंट निकालूंगा, कितना मूवमेंट इसके ऊपर आ रहा है जिसके लिए मुझे ये सेव करना है। तो उतने मूवमेंट के लिए मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, उस मूवमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ निकालूंगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकालूंगा। ये हमारा एक तरह से मैप मैंने तैयार कर लिया जो मुझे फॉलो करना है। अब जो जो स्टेप्स मुझे जरूरत पड़ेगी जिस वैल्यू की हर एक स्टेप के लिए, वो हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। तो हमें क्लियर स्पैन दिया हुआ है 10 मीटर और इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है हमें 10.5 मीटर, ठीक है भाई। और लाइव लोड दिया हुआ है हमें 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ स्पेसिंग दी हुई है हमें, स्पेसिंग है 2.5 मीटर। इनकी क्या जरूरत पड़ेगी वो भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थिकनेस ऑफ स्लैब हमें पता है यहाँ पे। अब थिकनेस ऑफ स्लैब का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी DF डेप्थ ऑफ फ्लेंज दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm लिख लेते हैं। mm में कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने क्योंकि हम जनरली mm में यूज करते हैं। मटेरियल्स हमें दिए हुए हैं M20 और Fe415 जो है, ये जो दोनों ग्रेड दिए हुए हैं। इफेक्टिव स्पैन हमने लिख लिया, और विड्थ ऑफ रिब मतलब BW, आपकी वेब की जो थिकनेस दी हुई है, विड्थ दी हुई है बेसिकली 300 mm। तो सारा डेटा जो हमें दिया हुआ था हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद अब मुझे पता है कि हमारा जो बीम है वो कैसा है, स्लैब प्लस बीम टाइप।
यहाँ पे एक बार बना भी लेते हैं हमारा जो बीम है, ठीक है। तो बीम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा कुछ बीम नजर आएगा। यहां पर भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसके आगे भी हमारा कुछ बीम्स हैं जो स्पेसिंग के बाद हमें दिखने को मिलेंगे। ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ये बी एफ जो होगी हमारी इफेक्टिव विड्थ, और ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, डी एफ। और ये हमें कितनी वैल्यू दी हुई है भाई, ये वैल्यूज हम सारी नोट डाउन कर लेते हैं। बी डब्ल्यू जो है हमारी क्या है, 300 mm। ये दी हुई है हमें 150 mm। ये हमें कैलकुलेट करनी है अभी, और ये भी हमें अभी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ कहीं पे मैं इसको स्टील बार्स प्रोवाइड करूँगा, तो जो इफेक्टिव डेप्थ आएगी वो कुछ ऐसी नज़र आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ आएगी नज़र, ठीक है भाई। और टोटल डेप्थ हमारी यहाँ से लेके टोटल ऊपर तक कैपिटल डी आएगी। तो ये थोड़े हमें हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमें पता है बेसिकली, और जो नहीं पता वो हमने इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया। आगे वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है भाई। और डिजाइन करते टाइम आपको पता होना चाहिए, जब हम डिजाइन करते हैं तो सपोज मैं इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 150 mm, ठीक है। तो डिजाइन करते टाइम जब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब मैं बनाता हूं तो वो मेरा बनता है कुछ, सपोज यहां से मैंने बनाया, तो जो न्यूट्रल एक्सिस मैं मानता हूं, सपोज कहीं से भी आपकी आ रही हो, एक्स सी आती है बेसिकली। तो क्योंकि जब मैं डिजाइन करता हूं तो क्या करता हूं, बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन करता हूं, ठीक है। और हमारा जो सेक्शन बनेगा ये कुछ इस तरह से बनता है। यहां पे हमारी C1 आती है और ये CA रहती है, ठीक है भाई। तो ये आपको डिजाइन की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, C' या C1 जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो। सपोज C1 से किया मैंने, CA क्या हो जाएगी, सिग्मा CBC, और ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करूंगा, ये भी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू हमें पता चल गया कि हाँ जब मैं डिजाइन करता हूं तो कुछ इस तरह से करता हूं, क्लियर। ये जब मैं डिजाइन कर रहा हूं तब मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज मेंशन करके दिखा दी है कि ये न्यूट्रल एक्सिस ऐसे है और मैं यहाँ पे ये इस तरह से डिजाइन करता हूं, ठीक है। तो बाकी रिकमेंडेशंस भी हम देखेंगे साथ साथ ही। तो अभी एक बेसिक ओवरव्यू देखा था हमने, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ BF। तो इफेक्टिव विड्थ जो है हमारी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई हम, हमारा बीम कैसा है, स्लैब प्लस बीम टाइप, स्लैब प्लस बीम टाइप। इसके अंदर जो BF की वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी, L0/6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF, ये फॉर्मूला रहता है हमारा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करूंगा जब मैं, तो L0 हमारी क्या रहती है भाई, देखो जनरली तो हमारी L0 वो रहती है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर, जो जीरो मोमेंट्स का डिस्टेंस होता है, मतलब जीरो मोमेंट्स में कितने डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, तो वो लेंथ रहती है। वो मुझे मेंशन्ड है कि सिंपली सपोर्टेड है तो मैं इसको L इफेक्टिव के बराबर ले लेता हूं, अगर कॉन्टिन्यूस है तो 0.7 टाइम्स L इफेक्टिव ले लेता हूं। बट सपोज यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं खुद एज्यूम कर लूंगा, और इसको मैं क्या कर लूंगा, एज्यूम बाय एज्यूमिंग simply supported, by assuming simply supported T beam, ठीक है भाई। सिंपली सपोर्टेड T beam मैं मान के इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। आपके एजम्पशन के ऊपर अगर मेंशन नहीं है तो आप कंटिन्यूस भी मान सकते हो, और जनरली आप सिंपली सपोर्टेड मान लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देयरफॉर L0 इक्वल्स टू L इफेक्टिव, तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो अब।
तो बी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इफेक्टिव हमें कितनी दी हुई है 10.5 मीटर, मतलब 1050/6 प्लस mm में पुट करेंगे तो प्लस 300 00 आएगा, 10,050 होगा ना, प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी एफ कितना है 150 हमारा ये। तो ये सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है यहां से 10500 डिवाइड बाय 6 प्लस 300 प्लस 6 इंटू 150, ये आ जाएगा 2950, ये आ रहा है हमारा 2950 mm, जो हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज है, सॉरी विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो 2950 mm तो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया, बट एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है कि जितनी स्पेसिंग है, अब इसके बाद जो आपका दूसरा बीम आएगा टी बीम, उसके इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रहेगी उससे ज्यादा हम इसको मान नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद का जो बीम आ रहा है ये पर्टिकुलर जो स्पैन होगा इसका आधा हिस्सा उसमें भी फ्लेंज की तरह काम कर रहा होगा, तो इसीलिए एक अपर लिमिट हमारे पास क्या लग जाती है, और बी एफ मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा, बी एफ मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग बिटवीन बीम्स, जो कि क्या है यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है स्पेसिंग 2.5 मीटर, मतलब 2500 mm। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे ये है, तो देयरफॉर बी एफ क्या होगा हमारा यहाँ पे 2500 mm, तो यही यूज करेंगे हम इसके अंदर कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, डिजाइनिंग में जो बी एफ की वैल्यू यूज की जाएगी। तो जो सबसे बेसिक स्टेप है हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालना, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके बाद सारी कैलकुलेशंस कर देंगे इसी की हेल्प से, क्योंकि यही हमारा एक बेसिक पैरामीटर था जिसकी जरूरत पड़ती है टी बीम के अंदर, और सबसे ज्यादा भूलते भी यही हैं बच्चे कि डायरेक्टली बी की वैल्यू को ही लेके सॉल्व कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो है एज्यूम करते हैं डेप्थ को, बी एफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एज्यूम कैपिटल डी कितनी एज्यूम करते हैं, जनरली हम स्पैन डिवाइड बाय 10 करते हैं, बट यहाँ पे अगर करते हैं तो स्पैन हमारा कितना दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है हमें 10 मीटर का। ठीक है, तो 10 ये हमारा 1 मीटर का बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पैन डिवाइड बाय अगर 10 करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 500 mm जो है एक वैल्यू जो है एज्यूम कर लेता हूँ 500 mm। ठीक है, इतनी डेप्थ मैं सेफ साइड के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, कम या ज्यादा होगी तो मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट मेरा वेरीफाई हो जाएगा, वहां पे मैं इसको चेक भी कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको कम इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिक डिजाइन होना चाहिए। वैल्यू तो मैं 1 मीटर की भी दे सकता हूँ, चाहे 2 मीटर की दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा फिजिकली प्रैक्टिकली चीजों को सोच के डिजाइन करना है, इसलिए यहाँ पे आप वैल्यू थोड़ा उसी तरह से मैनिपुलेट करोगे ताकि कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और डिजाइन भी इफेक्टिव रहे हमारा। और जो हमारा कवर है वो हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज 50 mm, तो देयरफॉर डी कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल डी माइनस डी सी, तो 500 माइनस 50 कितना आ जाएगा हमारा ये 450 mm का हमारा यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। तो सभी कैलकुलेशंस में हमारी इफेक्टिव डेप्थ यूज होने वाली है एक्सेप्ट लोड कैलकुलेशन। ठीक है भाई, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, लोड कैलकुलेट करना। तो स्टेप नंबर 2 जो है हमारा लोड को कैलकुलेट करना है। तो अब लोड कितना आएगा हमारे बीम के ऊपर वो देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले डेड लोड की बात करते हैं हम। डेड लोड एक तो हमारा किसका आएगा, स्लैब की वजह से, और एक आएगा इस मतलब एक तो फ्लेंज पोर्शन का आएगा और एक वेब पोर्शन का। फ्लेंज का मतलब ये जो स्लैब है यही आएगा। तो स्लैब का देख लेते हैं डेड लोड हम। ठीक है, डेड लोड यहाँ पे लिख लेते हैं स्लैब, या फिर इसको लिख लेते हैं फ्लेंज। ठीक है, ताकि इजी रहे समझने में भी। फ्लेंज पोर्शन का जो डेड लोड आएगा वो क्या आएगा भाई, इसकी विड्थ कितनी है बी एफ। बी एफ हमने कितनी कैलकुलेट करी है 2.5 मीटर, इनटू में इसका जो डेप्थ रहेगी वो कितनी है डी एफ, ये कितनी है 150, तो 0.15 इंटू 1 मीटर, इसको हम स्पैन के थ्रू डिजाइन करते हैं इंटू 25,
तो ये आ जाएगी, देखते हैं वैल्यू क्या आती है कैलकुलेट करके। और डेड लोड ऑफ वेब पोर्शन का कितना आ जाएगा भाई, ये इतना वेब बच गया अब हमारा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बचेगी हमारी, ये वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, बी ऑफ वेब, सॉरी डी ऑफ वेब, डी डब्ल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी माइनस डी एफ। ठीक है भाई, टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं ये कितना आएगा। कैपिटल डी कितना था हमारा, कितना माना है मैंने कैपिटल डी, 500, तो 500.5 माइनस डी एफ हमारी कितनी है, 0.15, तो ये तो आ गई इसकी डेप्थ। और विड्थ कितनी है, 300 mm इंटू 0.3 इंटू 1 मीटर इंटू में 25। तो ये भी देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। और इसके साथ हमें और कौन सा लोड दिया हुआ है भाई, लाइव लोड दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूरे इस बीम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे जब मैं चेक करूंगा तो बी एफ पे इतने पे हमारा कितना आ जाएगा, इनटू में 2.5 इंटू 1 मीटर जो हमारा अंदर की तरफ स्पैन जो डिजाइन कर रहा हूं, तो इंटू में 25 नहीं सॉरी, क्योंकि ये तो हमारा लाइव लोड है ना। तो ये सारी वैल्यूज एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कितनी कितनी आती हैं। 2.5 इंटू 0.15 इंटू 25, 9.375 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये आता है हमारा 0.5 माइनस 0.15 इंटू 0.3 इंटू 25, 2.625 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा ये आ जाता है। और ये देखो कितना आ रहा है भाई, 4 इंटू 2.5, ये आ रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो टोटल लोड आएगा हमारा, टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। देखो फ्लोरिंग का लोड मैंने इसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे एज इट इज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, बट जनरली अवॉइड करना, क्योंकि आपको गिवन नहीं है। अगर फ्लोरिंग की थिकनेस वगैरह दी होती है आपको, तब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर देते। अदरवाइज नहीं दी तो कोई ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप कर सकते हो। तो टोटल लोड आ जाएगा हमारा 10 प्लस 2.625 प्लस 9.375, ये आ गया हमारा 22 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा टोटल लोड जो है वो आ जाता है यहां से। ठीक है भाई, तो लोड की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा बेंडिंग मोमेंट का, WL² अपॉन 8, L कौन सा, L इफेक्टिव। तो यहां से W हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 22 इंटू इफेक्टिव स्पैन कितना है 10.5, 10.5 स्क्वायर अपॉन 8, तो ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 10.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये आ रहा है हमारा 303.18, 303.18 किलो न्यूटन मीटर। इतने बेंडिंग मोमेंट के लिए मुझे इसको डिजाइन करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया यहां से। अब इसके लिए मुझे सारी चीजें निकालनी है कि इतना रेजिस्ट करवाने के लिए WSM है, इसलिए मुझे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करवाने के लिए कितना कॉन्क्रीट चाहिए और कितना मुझे स्टील चाहिए, ये दोनों चीजें मुझे बतानी है। कॉन्क्रीट का मतलब मुझे साइज यहाँ पे मैंने बता दिया कि मुझे साइज इतना चाहिए। ठीक है, अब इतना मैंने प्रोवाइड किया है, बट मुझे रिक्वायर्ड कितना है इसके लिए वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब यहां से क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जब हम डिजाइन करते हैं तो स्टेप नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 4, यहाँ पे डी रिक्वायर्ड एक तरह से हमें कैलकुलेट करनी है कि जो डेप्थ रिक्वायर्ड रहेगी हमारी वो कितनी होनी चाहिए इतने बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करवाने के लिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जब हम डिजाइन करेंगे, ठीक है,
ये कैलकुलेट करते हैं, या फिर यहाँ पे डिजाइन की, यहाँ पे लिख लेते हैं डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइनिंग के कुछ हमें कंडीशंस पता थी, ठीक है भाई, 2-3 हमारे पास कंडीशंस रहती हैं जो डिजाइनिंग में हम टी बीम के WSM मेथड में कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी क्या रहती है कि डिजाइन करते टाइम जो वेब पोर्शन है मेरा, ठीक है भाई, ये जो वेब पोर्शन आएगा, इस पर्टिकुलर वेब पोर्शन को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट करके चलता हूं। मैं मान के चलता हूं कि सारा का सारा जो फ्लेंज पोर्शन ही है वही हमारा रेजिस्ट कर रहा है इसको, ठीक है। यहां पे क्या रहता है, एक एजम्पशन हमारी कि वेब पोर्शन इज निगलेक्टेड, वेब पोर्शन इज निगलेक्टेड, ठीक है भाई। एक एजम्पशन तो आपकी ये रहती है कि वेब पोर्शन जो है वो आपका निगलेक्ट करा जाता है। दूसरी एजम्पशन हमने क्या मानी थी वहां पे कि जो लिवर आर्म है, लिवर आर्म इज टेकन एज 0.9 D। तो लिवर आर्म की जो वैल्यू हम यहां पे मान के चलते हैं वो कितनी मान के चलते हैं, 0.9 D। ये वैल्यू हमें ये एक तरह से राउंड ऑफ करके हमने यूज की है, अदरवाइज पूरी जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, इसीलिए हमने ये अजम्पशंस जो है मान के चली थी। और तीसरी जो है वो सिंपल है कि हमारा जो डिजाइन हम कैसे करते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। तो तीसरी हमारी बैलेंस्ड सेक्शन इज डिजाइन, बैलेंस्ड सेक्शन इज डिजाइंड, ठीक है भाई। ये कंडीशंस आपको मेंशन करनी पड़ेंगी भाई यहाँ पे, ठीक है। डिजाइन करते टाइम ये आपको बतानी पड़ेंगी एग्जामिनर को कि ये मैं एजम्पशंस मान के चल रहा हूँ डिजाइनिंग करते टाइम, ठीक है। तो अब इसके बाद डेप्थ रिक्वायर्ड जो है, मतलब डिजाइन का जो प्रोसीजर है वो आगे हम करते हैं। तो वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं जो कैलकुलेट करी है, एक दो हमने कितनी कौन कौन सी करी, BF की वैल्यू करी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। BF की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2500 mm, और कैपिटल D हमारी कितनी है 500, स्मॉल d है 450, और वेट W आ रहा है हमारा यहाँ पे 22 किलो न्यूटन पर मीटर, और बेंडिंग मोमेंट है हमारा 303.18 किलो न्यूटन मीटर। ये सारी वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रब कर लेते हैं एक बार, आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार अच्छे से इसको, फिर इसको थोड़ा रब करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा, डेप्थ रिक्वायर्ड क्या आएगी हमारी अब इस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए, जो हमने प्रोवाइड करी है क्या वो सफिशिएंट है या मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो वो चीज हम यहां से क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो डिजाइन करते टाइम आपको बस डिजाइन स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, बाकी तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाती हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। आरसीसी में मेन होता है कि आपको डिजाइन स्टेप्स याद है या नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 2 3 थर्ड ही चल रहा है। तो डिजाइन करते टाइम हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला रहेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इक्वल्स टू BF इंटू में DF इंटू CA प्लस C1/2 इंटू 0.9 D। ये हमारी क्या रहती है, C फोर्स रहती है, और ये क्या होता है हमारा लीवर आर्म। 0.9 D लीवर आर्म मैंने माना है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए C फोर्स जो रहती है वो क्या रहती है हमारी, BF इंटू DF, इतने पोर्शन का एरिया इंटू में इतने में स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या रहती है हमारी, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रेपीजियम में CA प्लस C1/2 जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके चलते हैं। इसका एक तरह से हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ट्रेपीजियम को नहीं करते हम जनरली सॉल्व, बेसिकली वो राउंड ऑफ कर दिया जाता है। रियल में तो ट्रेपीजियम को ही सॉल्व करके करते हैं, बट वो राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको ये वैल्यू यहाँ पे डिनोट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मुश्किल ना हो, कोई दिक्कत ना आए इसके अंदर। अब यहाँ पे CA जो है, क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो CA क्या बन जाएगा यहाँ पे
सिग्मा सी बी सी, ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन है क्योंकि। और C1 जो है हमारी, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम C1 की वैल्यू, ठीक है, C1 कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल्स रूल, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, ठीक है। तो वैसे तो हम वहां पे कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रायंगल रूल की ज्योमेट्री से आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं लिख देता हूँ वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे करेंगे हम, CA अपॉन CA, या इसको सिग्मा CBC ही लिख देता हूँ अब, क्योंकि ये सिग्मा CBC हो गया। तो सिग्मा CBC अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, XC, ये क्या हो जाएगा अब, बैलेंस्ड है तो इसलिए XC इक्वल्स टू C1 अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारी DF है, तो XC माइनस DF, ये आ जाएगा C1 अपॉन XC माइनस DF, इतना पोर्शन माइनस कर दिया तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है वो बच जाएगी, ठीक है। थोड़ा रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे अब C1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से सिग्मा CBC अपॉन XC इंटू XC माइनस DF, ठीक है। तो यहाँ पे XC की जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, XC क्या होता है हमारा, K इंटू D होता है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, XC इक्वल्स टू K इंटू D, और जो D की वैल्यू है वही तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, C1 इक्वल्स टू सिग्मा CBC 7 अपॉन XC क्या हो जाएगा, K इंटू D इंटू K इंटू D माइनस DF की वैल्यू क्या है 150, तो 150 हो गया हमारा। यहाँ पे C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले के अंदर। तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना कैलकुलेट किया था भाई हमने, 303.18, तो 303.18 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू BF की वैल्यू कितनी थी हमारी 2.5, मतलब 2500 इंटू DF कितना है हमारा 150, ठीक है, इंटू CA प्लस C1 अपॉन 2, ये करना है हमें, इंटू 0.9D कर देते हैं पहले, 0.9D इंटू C प्लस CA, C का CA क्या है हमारा सिग्मा CBC, तो सिग्मा CBC प्लस C1 की वैल्यू क्या है, ये है हमारी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, ये जो हमारा कॉमन डिवाइड बाय 2 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय 0.9D/2 कर दिया मैंने ये, ताकि अंदर हमारा सिंपल रहे एक्सप्रेशन, 7 अपॉन K इंटू D, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा, ऐसे कर लेते हैं, इंटू KD माइनस 150, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा, इधर वाली टर्म तो एज इट इज लिख लेते हैं, ये क्या बन गई हमारी 303.18 इंटू 10⁻⁶, अभी इसको एज इट इज रखते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है 2500 इंटू 150 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है हमारा 168,750 D इंटू सिग्मा CBC, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7, ठीक है। और अगर सपोज इसको मैं LCM ही ले लेता हूँ प्लस करके, ये इस तरह से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अब थोड़ा इजी रहेगा समझने में। LCM ले लिया तो मैंने यहाँ पे क्या बचा K इंटू D LCM, और यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा CBC की वैल्यू क्या है 7 है ना, ये भी यहाँ पे 7 इंटू KD प्लस 7 इंटू KD माइनस 150, ये एज इट इज आ गया यहाँ पे, क्लियर। और ये D हमारा यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन है यार, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी प्योरली कैलकुलेशन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो यहाँ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर इससे डिवाइड कर लेते हैं, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 303.18 इंटू 10⁻⁶,
ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1796 1796.62 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या बचा 7 kd प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, 7 kd प्लस 7 kd, 7 इंटू के डी ये हो गया, माइनस 7 इंटू 50, माइनस 7 इंटू 150, 1050 अपॉन में क्या है k, ठीक है, हाँ अपॉन k की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। k हमारा 415 के लिए क्या रहता है 0.289, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, k इक्वल्स टू 0.289 फॉर FE 415, तो देयरफॉर 1796.62 इक्वल्स टू 14, ये 7 + 7 14 हो गया ना, 14 इंटू के इंटू डी, के की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटू में डी माइनस 1050 अपॉन 0.289, ये देखो कितना आ रहा है हमारा, इसको ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1796.62 इंटू 0.289, ये आ गया हमारा 519.2 हो गया, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 14 इंटू 0.289, ये आ गया 4.046 इंटू डी माइनस 1050, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 519.2 प्लस 1050, तो ये हो गया 1569.2 इक्वल्स टू 4.046 डी, तो डी आ गया हमारा 1569.2 अपॉन 4.046, तो जो डी रिक्वायर्ड है हमारा वो आ जाएगा 387.8 mm, ये हमारा क्या है डेप्थ रिक्वायर्ड, तो इतनी हमें डेप्थ जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और हमने प्रोवाइड कितनी करी थी वो चेक करो, हमने प्रोवाइड कितनी करी हुई है, स्मॉल डी जो है वो हमने 450 करी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, हमने जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा दी हुई है, वो कोई ज़्यादा कुछ अनइकोनॉमिकल भी नहीं दी कि बहुत ज़्यादा मैंने दे दी कि 387 के आसपास हमें चाहिए थी, और मैंने 1 मीटर दे देता तो बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता, तो इसलिए हमने जो दी हुई है वो एज इट इज़ हम कर सकते हैं, तो देयरफॉर डी प्रोवाइडेड इज मोर देन डी रिक्वायर्ड, दैट इज कितनी प्रोवाइड करी है हमने 450 mm इज मोर देन 387.8 mm, तो देयरफॉर सेफ, ठीक है। तो डेप्थ हमने बता दी कि हाँ इतनी डेप्थ मैंने प्रोवाइड की है, तो वो बहुत सही है, कोई भी गलती नहीं है उसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, सपोज स्टेप नंबर 4 AST। अब एरिया ऑफ स्टील हमें कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका भाई, हम बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म होता है, इंटू लीवर आर्म क्या है 0.9 D, बेंडिंग मोमेंट यही होगा ना, सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, बेंडिंग मोमेंट कितना था 303.18 इंटू 10⁻⁶ अपॉन सिग्मा ST कितनी है हमारी, ग्रेड था 415, तो 415 के लिए कितनी होती है 230 इंटू 0.9 इंटू कितनी डेप्थ दी हुई है हमने 450। तो यहां से देखो कितना आ रहा है हमारा 303.18 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 230 इंटू 0.9 इंटू 450, यह आ गया हमारा 3254.7 3254.7 mm²। एरिया ऑफ स्टील हमारा आ चुका है।
और नंबर ऑफ बार्स अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हो। यूज AST है ना ये हमारा, 25 mm के अगर हम करते हैं तो कितने करेंगे, नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने आ जाएंगे, n 3254.7 अपॉन π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो देखो कितने आ जाएंगे यहाँ से, डिवाइड बाय π/4 इंटू में 25 का स्क्वायर 6.6। तो अप्रोक्सीमेटली 6.6 आ रहा है। तो ये हम 7 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोवाइड 6 ऑफ 25 mm डायामीटर बार्स। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ स्टील। तो 25 mm के 6 सरिये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और साइज हमने बता दिया 450 हमने जो प्रोवाइड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट साइज था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है टी बीम का पूरा ओवरऑल डिजाइन हो चुका है WSM मेथड के द्वारा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं WSM से, तो ये क्वेश्चन देखेंगे LSM से। तो इसके अंदर देखिए क्या बोलता है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टी सेक्शन हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हमें इस टी सेक्शन का, और प्रॉपर्टीज दी हुई है, फ्लेंज की विड्थ दी हुई है 2000 mm, फ्लेंज डेप्थ दे रखी है, वेब वेट दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है और एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है और ग्रेड दिया हुआ हमें M25 और Fe415, और हमें फिगर दी हुई है टी बीम की। तो आइसोलेटेड सेक्शन है बेसिकली, देखने से पता चल रहा है हमें। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर देखो यहाँ पे कोई आपको मेथड नहीं बोला हुआ तो मैंने बताया हुआ कि LSM मेथड से हम करते हैं, अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, क्योंकि आजकल वही मेथड जो है यूज किया जाता है, WSM नहीं यूज किया जाता। तो LSM मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें। देखो एक तो सबसे पहले मुझे XU लिमिटिंग चाहिए होगा, फिर उसको कंपेयर करने के लिए मुझे XU की वैल्यू चाहिए होगी। वहां से मुझे पता चलेगा कि मेरा सेक्शन अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है या कैसा है। तो वहां से कंपेयर करने के बाद मैं C इंटू लीवर आर्म या फिर T इंटू लीवर आर्म की हेल्प से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, बट बीच में हमारा जो एक मेन पार्ट आता है XU कैलकुलेट करना, वही हमारा क्या रहता है टी बीम के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है या फिर वेब में लाई कर रही है। तो वो 3 केसेस बनते हैं हमारे। तो एज्यूम करना पड़ता है हमें कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस किस पोर्शन में लाई करती है। वो एजम्पशन फिर हमें कैलकुलेट करने के बाद कंफर्म करनी पड़ती है कि एजम्पशन सही थी या गलत थी। उसकी हेल्प से हमें XU की वैल्यू पता चलती है। प्रोसीजर देखते हैं, देख लिया हमने और कैलकुलेट करते हैं हम। एजम्पशन देखते हैं कि हमारी गलत होती है, सही होती है। गलत होती है तो दूसरे केस पे जाएंगे, तो इस तरह से हमें XU की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या काम रहता है, जो वैल्यूज दी हुई है उनको नोट डाउन करना। तो वैल्यूज हमें कौन कौन सी दी हुई है, फ्लेंज की विड्थ दी हुई है, ये हमें दी हुई है 2000 mm, और फ्लेंज की डेप्थ दे रखी है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमें दी हुई है 100 mm। वेब विड्थ दे रखी है हमें, वेब विड्थ दे रखी है 250 mm। ठीक है, इसके बाद हमें इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है D 750 mm, और एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है हमें AST जो दिया हुआ है 8 स्टील बार्स ऑफ π/4 इंटू 20 mm का। तो 20 mm के 8 सरिये दे रखे हैं, और M25 और Fe415 जो है स्टील दिया हुआ है। तो ये AST देखते हैं कितना आता है। ये है हमारा π/4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 8, 2513.27, 2513.27 है, तो 3 कर देते हैं mm स्क्वायर। ये हमारा AST आ गया जो हमें गिवन है यहाँ पर। ये वैल्यूज तो हमारी वो होगी जो हमें गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जब बात करते हैं तो वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे XU लिमिटिंग।
तो एक्स यू लिमिटिंग कैलकुलेट करना है हमें सबसे पहले। ठीक है भाई, एक्स यू लिमिटिंग फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, के इंटू डी, और के की वैल्यू हमारी एफ ई 415 दिया हुआ ग्रेड। एफ ई 415 के लिए के की वैल्यू क्या रहती है हमारी एलएसएम के अंदर 0 पॉइंट, यहां पे ये लिख भी लेना आप, बाय एलएसएम, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए सारी रिकमेंडेशंस आप एलएसएम के द्वारा ही यहां पे करोगे। के इंटू डी, तो वैल्यू रहती है के की आपकी 0.48 इंटू डी क्या दिया हुआ आपको 750। तो यहां से आपको जो है 0.48 इंटू 750 360 आपको एक्सयू लिमिटिंग मिल गया यहां से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है हमारा एक्सयू को कैलकुलेट करना। बट एक चीज और हमारी यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली होती है, टी बीम के अंदर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो विड्थ रहती है हमारी बी की हेल्प से हम कैलकुलेशन नहीं करते, हमें इफेक्टिव विड्थ की जरूरत पड़ती है बी एफ की। तो जो बी एफ का जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो क्या रहता है, अगर मैं बात करूं यहां पर, नाउ बी एफ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो बी एफ का जो फॉर्मूला रहता है भाई हमारा वो क्या रहता है, फॉर आइसोलेटेड। ठीक है, तो एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, यही फॉर्मूला रहता है आपका। तो यहां पे एक चीज का आपको ये मेंशन कर लेना, लिख लेना यहां पे कि ये आपका किसके लिए है, फॉर आइसोलेटेड टी बीम। स्लैब प्लस बीम टाइप का हमने पिछले में देख लिया था, एल नॉट बाय 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ वो होता है फॉर्मूला, और आइसोलेटेड का हमारा क्या रहता है, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसके अंदर हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है एल नोट की। अब एल नोट हमें पता है कि अगर इफेक्टिव स्पैन दिया होगा या स्पैन अगर हमें मेंशन्ड होता है, उसकी हेल्प से मैं एल नोट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करता हूं कि सिंपली सपोर्टेड है तो एल नोट इक्वल्स टू एल इफेक्टिव हो जाएगा, और कंटिन्यूअस या फिर हमारा कंटिन्यूअस है सपोज तो उसके अंदर हमारा कैसा हो जाएगा 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव। बट यहां पे हमें स्पैन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो स्पैन मेंशन नहीं किया हुआ तो बी एफ कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे इसकी हेल्प की बिना। तो नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे बी एफ की जो वैल्यू है वो बी के बराबर ही मान के चलूंगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको स्पैन दिया नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, बी एफ की वैल्यू बी के बराबर ही एज्यूम करके सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख लेना, सिंस span is not given, so using bf equals to b। ठीक है भाई, तो b को ही मैंने bf के बराबर मान लिया यहां पे, तो ये यहां पे ही ये क्या हो गया, इक्वल्स टू bf। तो जब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा सारी वैल्यूज तो वो b को लेकर ही कैलकुलेट करूंगा, यही हमारा जो इफेक्टिव विड्थ अब बन गया है, क्योंकि हमारा डेटा मेंशन नहीं है इसीलिए, अदरवाइज दिया होता तो मैं कैलकुलेट कर लेता यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, भी स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, एक्स यू कैलकुलेट करना। और एक्स यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी बीम के अंदर एज्यूम करना पड़ता है कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रही है या फिर वेब में लाई कर रही है। सबसे पहले ये एजम्पशन तो हम शुरुआत में सबसे आसान से ही शुरू करते हैं कि अगर हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सपोज वो कहाँ लाई कर रही है, फ्लेंज के अंदर ही। ठीक है, यहीं पे लाई करेगी तो ऊपर वाला तो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बन जाएगा केस हमारा। तो एज्यूमिंग न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज, दैट इज XU is less than equals to DF। ये केस मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी XU जो है वो लेस देन इक्वल्स टू DF है हमारी। अगर ये केस रहता है तो कैसे करते हैं, तो देयरफॉर C इक्वल्स टू T जब मैं करूंगा यहाँ पे XU की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
तो सी की वैल्यू क्या रहती है हमारी यहाँ पे 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर बीम में हम करते हैं। तो और टी की वैल्यू क्या रहेगी 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस टी, ये हमारी टी की वैल्यू रहेगी। यहां से हम एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं और फिर क्या हमारा यहाँ पे केस जो एजम्पशन हमने ली है क्या वो सही है। सही रहेगी तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज दूसरा केस मान के चलेंगे। तो इसके अंदर देखो वैल्यूज पुट करो, 0.36 इंटू एफ सी के, ग्रेड क्या दिया हुआ है हमें M25 इंटू 25 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे ये बी एफ आ जाएगा ना, और बी एफ क्या है हमारा 2000 इंटू एक्स यू इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 दिया हुआ है, इंटू में 415 था हमारा ग्रेड, और ये क्या है 2513.3 2513.3। तो यहां से हमारा जो एक्स यू है वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। डायरेक्टली लिख देता हूं यार, यहां से ये मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है। 0.87 एफ वाई इंटू 2513.3 अपॉन 0.36 इंटू 25 इंटू 2000, 50.4 ये आ रहा है हमारा 50.4 mm। एक्स यू की वैल्यू जो है यहां से हमारी 50.4 mm की आ जाती है, जो कि हमारी अगर मैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज से अगर कंपेयर करता हूं तो डी एफ की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी 100 mm। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट है, तो कम में ही काम हमारा चल गया, यहाँ पे एजम्पशन हमारी सही हो गई, तो आगे एजम्पशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो देयरफॉर assumption is correct, that is XU is less than DF। मतलब XU की कितनी आई है 50.4, तो 50.4 mm is less than 100 mm। ठीक है भाई, तो assumption हमारी सही है, तो XU की वैल्यू में पता चल गया। तो अब XU भी हमें पता है और XU लिमिटिंग की वैल्यू भी हमें पता है, तो दोनों वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, कंपेयर XU एंड XU लिमिटिंग। तो दोनों कंपेयर करते हैं, तो 50.4 mm ये आई है और XU लिमिटिंग कितनी थी 360, तो XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, दैट इज 50.4 is less than 360 mm। तो therefore under reinforced section so use XU। हम XU की हेल्प से सारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 4 मोमेंट कैलकुलेट कर लो भैया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर MU। तो MU का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, C इंटू लीवर आर्म, ठीक है, या फिर T इंटू लीवर आर्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। C फोर्स आपकी क्या रहेगी 0.36 FC के B इंटू XU इंटू में लीवर आर्म क्या रहेगा आपका यहाँ पे D माइनस 0.42 XU, ये हमारा यहाँ पे लीवर आर्म रहता है। इसको जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं यहाँ पे, तो 0.36 इंटू एफ सी के कितना है हमारा ग्रेड गया था 25 इंटू में ये बी एफ आ जाएगा यहाँ पे बी की जगह, क्योंकि हम टी सेक्शन से कर रहे हैं। तो बी एफ की वैल्यू हमारी कितनी थी 2000 mm, 2000 इंटू एक्स यू हमारा कितना है 50.4 इंटू डी हमारा कितना था यहाँ पे, कितना गिवन था 750 माइनस 0.42 इंटू में 50.4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.36 इंटू 25 इंटू 2000 इंटू 50.4, यह आ गया सी फोर्स इंटू में 750 माइनस 0.42 इंटू 50.4। तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 6611
96390.4 न्यूटन मिलीमीटर। तो ये हमारा MU कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, और इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻6 से डिवाइड करके, तो ये आ रहा है हमारा 661.19 किलो न्यूटन मीटर। ये जो है हमारा डिजायर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमसे पूछा था वो आ चुका है। ठीक है, इसी को हम किसी का अगर मन करता है कि हम C फोर्स से नहीं कैलकुलेट करना चाहते, हम T फोर्स की हेल्प से करना चाहते हैं, तो वहां से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। मतलब T इंटू लीवर आर्म करोगे तो क्या आ जाएगा, T फोर्स आ जाएगी आपकी 0.87 Fy इंटू AST इंटू लीवर आर्म सेम रहेगा, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।